जी ने वहाँ पे देश विरोधी नारे लगाए। जब भी कोई इलेक्शन होता है फंडिंग कहाँ से आती है? कार्यकर्ता जो हैं हैंडमेड पोस्टर्स बनाते हैं, तो वहाँ पे खर्चा बहुत नाममात्र का होता है। ना आपका गाड़ियों का खर्चा है, ना वहाँ कोई काफिला निकलता है, ना आपको कोई पोस्टर लगाने हैं रंग बिरंगे या पोस्टर उड़ाने हैं। धनबल का चुनाव नहीं है, मेहनत का चुनाव है। श्री राम भगवान के पुतले फूके गए थे, तिलक लगाने पे रोक थी। पूरा कैंपस के सभी छात्र ऐसे नहीं हैं। वैभव मीना, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन, तो 10 साल बाद एबीवीपी को जेएनयू में वापस सत्ता में लाए हैं। उनसे आज पॉडकास्ट में बात करेंगे स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स की। इलेक्शन फंडिंग कहां से आती है एंड हाउ इलेक्शंस आर कंडक्टेड। 2014 पावर में आती है, माहौल चेंज होता है जेएनयू का। सिर्फ जेएनयू का नहीं, पूरे देश का माहौल बदला। जब बड़े नेता जेल में चले गए थे, जिसकी वजह से आपातकाल लगा, डरी हैं उससे। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। क्या कर सकता है एक जॉइंट सेक्रेटरी? मैं कह रहा हूँ, मतलब संगठन कह रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह की बातें कह रहे हैं जो एक नैरेटिव बना सकती हैं। आपका एक स्टेटमेंट बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। कौन से लोग आपके साथ रहे इलेक्शन के टाइम पे? ऐसे उल्लेख तो नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर मीना से कोई रिलेशन आपका? बचपन से। एबीवीपी का ही डिसीजन क्यों लिया आपने? तो मैं ग्रेजुएशन करने यहाँ जयपुर आया तो सेंट विल्फ्रेड कॉलेज मानसरोवर में था। मैं यहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ना हुआ। जेएनयू का इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? पीएचडी के रिजल्ट्स आ जाते हैं, पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद में चुनाव की घोषणा होती है। तो कैंडिडेट डिसाइड होना, नामांकन होना। ऐसी चीज़ आप जेएनयू में चेंज करना चाहोगे? जेएनयू को बंद कर देना चाहिए। जेएनयू से राष्ट्रद्रोही निकलते हैं, देशद्रोही निकलते हैं। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको सबसे ज़्यादा भावुक कर दिया हो? महीने के एग्जाम का रिजल्ट आया और आप बाहर हो गए, मतलब सारे सपने चकनाचूर हो गए आपके। वो सुनना। What now? फीलिंग होमसिक, मिसिंग माँ के हाथ की कड़ी चावल। माँ के हाथ का माँ के हाथ का कड़ी चावल। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ जज्बात। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत यंग, डायनेमिक और एक पॉलिटिक्स की दुनिया के उभरते हुए सितारे हैं। आज हमारे साथ में वैभव मीना सर हैं, जो कि जेएनयू के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और आज हम इनसे चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग वाली करने वाले हैं, बिकॉज सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। आपकी एक शानदार जीत की। सो कैसा लगा जब 10 साल बाद एबीवीपी जीती जेएनयू के अंदर में, और क्या फीलिंग थी वो, क्या मोमेंट था? देखिए, चुनाव का जब परिणाम आ रहा था, मतगणना जब अंतिम दौर में थी, तो एक राउंड बचा हुआ था। बहुत क्लोज ये चुनाव जा रहा था, बहुत मार्जिन बहुत कम का था। मेरी लीड चुनाव की मतगणना जब शुरू हुई थी तो उससे लगातार बनी हुई थी 300 प्लस की। अंत में वो 150 और 200 पे थी। एक राउंड बचा हुआ था, तो लगभग ये सुनिश्चित हो चुका था कि हम जीत रहे हैं। अब अंतर कितना भी रहे, जीत रहे हैं। बाकी अन्य सीटों पे मार्जिन बहुत कम था, तो वहाँ थोड़ा था कि एक सीट 2 सीट और आएंगी या नहीं आएंगी, इस बार इतिहास बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि एक सीट पहले हम 2015 में जीते थे जॉइंट सेक्रेटरी के, उससे पहले एक सीट 2000 में आई थी, और ये तीसरा मौका था कि हम एक सीट पैनल में फिर से जीते। तो उम्मीद तो वही थी कि हम 3-4 सीट जीते। हालांकि मार्जिन बहुत कम रहा, हम बहुत कम मार्जिन से वो सीट हारे, लेकिन चुनाव बहुत अच्छा रहा। और चुनाव जीतने के बाद में जिस तरह की प्रतिक्रिया थी, वहाँ मौजूद जो लोग थे, पुराने कार्यकर्ता जो पुराने समय में चुनाव लड़े हैं, एबीवीपी का काम किया है, और देश भर से जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ आई, फ़ोन आए, मैसेज आए, तो लगा कि वास्तव में बड़ी जीत है। जेएनयू में जीता हूँ, इतने समय बाद में जीत मिली है एबीवीपी को। व्यक्तिगत रूप से मुझे इतना मतलब एहसास नहीं हुआ था, लेकिन जब लोगों ने बताया, लोगों की प्रतिक्रियाएँ मुझे मिली, बात हुई, तब लगा कि वास्तव में बड़ी जीत है। जब भी हम राजनीति की बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं, तो पैसा एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमेशा चर्चा का विषय रहता है। तो जब भी कोई इलेक्शन होता है तो उसके लिए फंडिंग कहाँ से आती है? जैसे कैंडिडेट है, आज अगर मान लीजिए मेरे को भी चुनाव लड़ना है,
तो मेरे को गाड़ी भी चाहिए, मेरे को स्टेशनरी के आइटम्स भी चाहिए, प्रिंटिंग भी चाहिए, मेरे को मार्केटिंग प्रमोशंस भी करने पड़ेंगे। चाहे मैं डिबेट करूं, चाहे मैं काफ़िला लेके चलूं, दोनों ही केसेस में मेरे को पैसा लगेगा। किसी में कम लगेगा, किसी में ज़्यादा लगेगा। तो एक आम इंसान ये समझना चाहता है कि जब भी इस तरीके के चुनाव होते हैं तो ये जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी लड़ते हैं, इनको फंड कैसे मिलता है, ये क्या ऐसा करते हैं या किसके पास जाते हैं कि जिससे इनके पास में पैसा आता है, जिसकी वजह से वो एक इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ पाता है। देखिए, धन की बात की आपने, कितना खर्चा होता है, कैसे होता है। हम्म, जेएनयू का चुनाव आप देखेंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि धन का वहाँ बहुत असर नहीं बिल्कुल। है। वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, संगठन के तरफ से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो संगठन के कार्यकर्ता जो हैं, जो चुनाव में लगे होते हैं, हैंडमेड पोस्टर्स बनाते हैं। अच्छा। हाँ, हैंडमेड पोस्टर्स बनाते हैं। लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें छात्र संघ चुनाव पर लागू होती हैं, वो अक्षरशः जेएनयू का छात्र संघ चुनाव उसको पालन करता है। ओके। जेएनयू का छात्र संघ चुनाव का खुद का एक संविधान है। हम्म, लिंगदो कमेटी जब लागू हुई तो उसकी रिपोर्ट्स में भी जेएनयू संविधान को एक आदर्श छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया माना गया है। तो वहाँ पे खर्चा बहुत नाम मात्र का होता है। वहाँ ना आपका गाड़ियों का खर्चा है, ना वहाँ कोई काफिला निकलता है, ना आपको कोई पोस्टर लगाने हैं रंग बिरंगे या पोस्टर उड़ाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको रूम टू रूम जाना है, क्लास टू क्लास कैंपेन करना है, 1 to 1 आप एक छात्र से मिल रहे हैं। पर्चों की वहाँ पे परंपरा है। आपका जो विचार है या जो आपका मैनिफेस्टो है, वो पर्चों के रूप में मैस कैंपेनिंग होती है। रात के समय मैस में जा रहे हैं आप, पर्चा एक प्रत्येक छात्र को देंगे, आप अपना बात बताएंगे, स्पीच होती है हर मैस में। क्लास में कैंपेन में स्पीच होती है, रूम टू रूम आप जाके बैठेंगे, एक घंटे एक छात्र के पास में बैठेंगे। तो इस तरह का कैंपेन होता है। तो वो धन का धन बल का चुनाव नहीं है, वो मेहनत का चुनाव है। आप एक एक आदमी से बात करने का चुनाव है। ये और अन्य विश्वविद्यालय जो हैं, जहाँ छात्र संघ चुनाव में, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय या राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव होते थे, तो वहाँ पैसा, अगर कोई कैंडिडेट लड़ रहा है चुनाव, तो अपना पैसा जुगाड़ करके लाता है चुनाव लड़ने के लिए, कि उसको पता है कि इतना चुनाव में पैसा लगेगा, इतनी गाड़ियाँ लगेंगी, तो पहले पैसे की व्यवस्था करनी होगी, तभी चुनाव लड़ पाएगा। मैं अगर यहाँ होता तो शायद चुनाव नहीं लड़ पाता। इन परिस्थितियों में मैं जेएनयू में चुनाव लड़ा क्योंकि वहाँ इस तरह की परिस्थिति नहीं है। वहाँ छात्र संघ चुनाव जैसे होना चाहिए वैसे होता है। चुनावों में अगेन मैं बात करूँगा कि जातिवाद को लेके एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे उठते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे भी होता है? देखिए, मूल या मतलब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँगा कि क्या जातिवाद का मुद्दा उठाने से या एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से आने से किसी भी एक जो कैंडिडेट है उसको बेनिफिट मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं नहीं मिलता। नहीं। ओके। विचार का चुनाव है, ठीक। पूरी तरह से विचार का चुनाव है। थोड़ा बहुत फैक्टर कहीं बढ़ जाता है, 2-4 जगह, तो अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से विचार का चुनाव है। ऐसे कौन कौन से लोग आपके साथ में रहे इलेक्शन के टाइम पे या इलेक्शन से पहले, कैंपस में और कैंपस के बाहर, जिन्होंने आपकी विचारधारा को इन्फ्लुएंस किया हो, प्रेरित किया हो कि हाँ, जो भी आप करने जा रहे हैं वो सही है, या जिनकी वजह से शायद आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए आप? देखिए, संगठन की सम्मिलित योगदान होता है संगठन का। मैं चुनाव लड़ता हूँ तो एक पूरी टीम लगती है, 300-400 लोगों की टीम आपके पीछे लगती है। पूरा संगठन, देश भर के कार्यकर्ता वहाँ चुनाव में लगते हैं। चाहे आपके संगठन मंत्री रहे हों जो पूर्णकालिक निकल के काम करते हैं एबीवीपी में, क्षेत्रीय संगठन मंत्री से लेकर विभाग संगठन मंत्री तक, राष्ट्रीय संगठन मंत्री तक, सारे लोग। इसके अलावा हमारे पूर्व कार्यकर्ता जो चुनाव वहाँ पे लड़े हैं, वो सब लोग वहाँ आते हैं चुनाव लड़ने में, हमारी मदद करते हैं कि कैसे आपको योजना बनानी है, किस तरह आपको चुनाव में जाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसको कैसे टारगेट करना है, एक मार्किंग करना मतदाताओं की, कौन हमारे पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, किसको किस तरह से करना है। तो ये पूरी टीम का योगदान। तो व्यक्तिगत मैं किसी एक आध का नाम लेके ऐसे उल्लेख तो नहीं कर पाऊंगा कि भाई इसकी वजह से ऐसा हुआ या इसकी वजह से ऐसा हुआ। पूरा संगठन का योगदान रहता है, संगठन के सभी कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ, जब 400 लोग आपके पीछे काम कर रहे हैं, अलग अलग टीम में 20 लोग इस हॉस्टल को देख रहे हैं, 20 लोग उस हॉस्टल को देख रहे हैं, तो बहुत एक बड़ा टीम वर्क हो जाता है। तो वही हमारी प्रेरणा है। क्यों जेएनयू में जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है पिछले 40 वर्षों से, 90s से लगातार लड़ रहे हैं, लेफ्ट का गढ़ है। एबीपी के कार्यकर्ताओं ने अपना करियर होम किया है, करियर का बलिदान किया है, उनमें फाइन्स लगे हैं, डिग्रीज उनकी रद्द हुई हैं, रस्टिकेशंस हुए हैं, तब जाके ये ज़मीन तैयार हुई है। और अब जैसे कहते हैं कि लोग थोड़ा फेवरेट माहौल हो गया है,
राजनीति करने के लिए, सरकार आपके समर्थन की आ गई है, अब आसान हो गई हैं चीज़ें। लेकिन बहुत विपरीत परिस्थितियों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जेएनयू में काम किया है। आपकी सांस्कृतिक चीज़ों को वियर करना वहाँ पे एक तरह से टैबू माना जाता था। आप तिलक लगा के जा रहे हैं तो वो टैबू है। आपको टीचर्स मार्क्स काट लेंगे, ग्रेड्स कम कर देंगे अगर आप विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, तो ये टैबूज थे। आप सांस्कृतिक चीज़ें, कोई कुछ त्यौहार मना रहे हैं तो वो एक टैबू होता था। आप किसी देवता को पूज रहे हैं तो वो एक टैबू होता था। तो वो चीज़ें पार करके अब इस परिस्थिति में पहुँचे हैं जहाँ हम ये प्राउडली वियर कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो वो उन सब का योगदान रहा है। तो अब चीज़ें उनके स्थिति में आसान हुई हैं। काम और मजबूत अभी करना बाकी है। अभी एक सीट जीते हैं, अब परंपरा लगातार बनानी है कि 10 साल बाद जीते हैं, अब अगले साल से फिर लगातार जीतते रहें। जैसे अभी आपने तिलक की बात करी तो मैं आने वाले टाइम में भी ये पूछने ही वाला था आपसे कि वहाँ पे श्री राम भगवान के पुतले फूके गए थे, तिलक लगाने पे रोक थी, उसके बाद वहाँ पे देश विरोधी नारे लगाए, तो किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? मतलब देखिए, पूरा कैंपस के सभी छात्र ऐसे नहीं हैं या कैंपस की ऐसी विचारधारा नहीं है जैसा बाहर लोग बोलते हैं कि पूरा जेएनयू ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। कुछ एक तत्व हैं, असामाजिक तत्व जो रहते हैं, वो वामपंथी विचारधारा है, उसको एक प्रासंगिक बनाए रखने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते हैं। कुछ ना ऐसे काम करेंगे जिससे वो मीडिया में बने रहें, एक नैरेटिव में बने रहें कि हाँ हम जिंदा हैं। अस्तित्व उनका बचा नहीं है। पूरे विश्व में वो विचारधारा खत्म हो चुकी है। इस देश में उस विचारधारा का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। बस जेएनयू में वो थोड़ा बहुत जिलाए रखते हैं उसको। दूसरा चीज़ है कि फैकल्टीज़ का बड़ा योगदान इसमें रहा है ऐसे वातावरण बनाने को। जेएनयू जब से बना उसके बाद से उन लेफ्टिस्ट वामपंथी एकेडमिया वाले जितने प्रोफेसर्स थे उनके कब्जे में रहा। देश का एकेडमिया ही चूँकि वामपंथ के कब्जे में रहा है हमेशा से, आज़ादी के बाद से। तो उस गिरफ्त में उसका वातावरण ऐसा बना, उसके करिकुलम ऐसा बना कि वहाँ आने वाला हर व्यक्ति, हर छात्र उस विचारधारा की तरफ झुकता गया उस विचार की वजह से। अगर आप उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं तो आपको सोशली बॉयकॉट कर दिया जाएगा, आपको क्लास से एक अलग थलग माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हर एक नया छात्र पढ़ने आ रहा है, वो क्यों अपने ग्रेड्स के साथ में कि भाई मेरा ग्रेड्स कट जाएगा, वो क्यों ये स्वीकार करे? वो करियर के साथ कैरियर बनाने आया है, कैरियर बिगाड़ने थोड़ी आया है। तो इस तरह की चीज़ें थी। फैकल्टीज़ का दबाव, फैकल्टीज़ क्लास में इस तरह का आपके ऊपर दबाव बना रही हैं, आपके इस तरह का नैरेट कर रही हैं कि भाई ये अच्छा है, ये गलत है, आपको इसका विरोध करना चाहिए, इसका नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कैंपस का वातावरण बनाने में 70% योगदान शिक्षकों का होता है। जब शिक्षक इस तरह की बात करेंगे, शिक्षक इस तरह का आपको सिखाएंगे, अगर आप इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर वो बॉयकॉट करेंगे, आपके नंबर काटेंगे। तो वातावरण वैसा बन जाएगा और जेएनयू का ऐसा वातावरण बना। अभी भी वो वातावरण है, फैकल्टीज अभी भी वैसे हैं जो इस तरह के चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं, इस तरह के नारों को, जैसे आपने बात की। बिल्कुल। तो देश विरोधी बातें करना, देश को तोड़ने की बातें करना, समाज को तोड़ने की बातें करना उस कैंपस में, जो टैक्स पेयर्स का कैंपस है, इस देश का बना हुआ कैंपस है, इस देश की आप खा रहे हैं, मंदिर है, विद्या का मंदिर है, और इस देश को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं उसी देश में रह के। तो ये सब चीज़ों को प्रोत्साहन वहाँ के शिक्षक करते हैं। तो ऐसा वातावरण इन लेफ्टिस्टों ने, कम्युनिस्टों ने बनाया वहाँ पे। तो इस वजह से ये चीज़ें वहाँ बढ़ी। अब 16 के बाद से ऐसी घटना कोई देखने को नहीं मिली है वहाँ पे। विद्यार्थी परिषद ये सुनिश्चित करता है कि ऐसी घटनाएं नहीं हों। वहाँ मुँह तोड़ जवाब देने में सक्षम है हम लोग, और ऐसा अगर कुछ अब नहीं हिम्मत है उनकी करने की ऐसा कुछ, लेकिन अगर होगा तो फिर मुँह तोड़ जवाब देंगे हम लोग। 2014 पावर में आती है और उसके बाद से क्या माहौल चेंज होता है जेएनयू का? देखिए, 2014 के बाद सिर्फ जेएनयू का नहीं, पूरे देश का माहौल बदला। देश का तो बदला ही बदला है। देश का पूरा नहीं, फ़र्क पड़ता है हर चीज़ का। बाहर क्या हो रहा है उसका अंदर भी फ़र्क पड़ता है। अब बाहर आपकी सरकार जिस तरह की चल रही है उसका अंदर भी फ़र्क था। सरकार बदली, चीज़ें बदली, एक नैरेटिव अलग चला पूरे देश भर में। जिन चीज़ों को एक दकियानूसी कहा जाता था कि परंपराएं आपकी बहुत पिछड़ी हुई हैं, आप विदेश को अच्छा बता रहे हैं, वहाँ ऐसा अच्छा है, वहाँ ऐसा अच्छा है, उस संस्कृति को, उस सभ्यता पे प्राउड करने का, गर्व करने का प्रचलन हुआ कि हमारी चीज़ें भी अच्छी हैं, हम विश्वगुरु थे, हम ऐसे थे, हमारा ये इतिहास है। उस पे गर्व करना बढ़ा। नई जो युवा पीढ़ी आई सोशल मीडिया के दौर के बाद में, तो उनमें एक जागरूकता ये बढ़ी अपनी चीज़ों को लेकर कि भाई मैं अगर किसी की पूजा कर रहा हूँ या मैं कोई चीज़ वियर कर रहा हूँ तो ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी परंपरा है, और मैं इसको प्राउडली वियर कर रहा हूँ। ये मेरे ऊपर कोई थोपी नहीं गई है, ये कोई दकियानूसी विचार नहीं है। तो सेम
ये अकादमिक जो कैंपस हैं वहाँ पे प्रभाव पड़ा। अभी तक क्या था कि लेफ्ट की विचारधारा थी कि आप अपने ही इतिहास से हेट करें, आप अपने इतिहास को बहुत कमज़ोर माने कि हम कुछ नहीं थे, हमको अंग्रेज़ों ने आके उबारा, उन्होंने हमको यहाँ पे सिखाया कि ऐसे भी चीज़ें होती हैं और हम विदेश से सीखें। और लेफ्टिस्ट विचारधारा यही है कि आप रशिया और चीन की बात, वही आपके आका हैं, आप वहीं से आपका विचार वहीं से आता है, वो जैसा कह रहे हैं आप वैसा मानेंगे। आपकी पार्टी सुप्रीम में चीन में बैठते हैं, आप रशिया में बैठते हैं, तो इस देश की बात कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो उन्होंने इस देश की बात कभी की ही नहीं की। अब 14 के बाद से जब इस देश की बात शुरू होनी हुई तो फिर उनको आग जली उस चीज़ की, तो देश को तोड़ने की बातें हुई फिर उस तरह की। तो ये सब उसी का फ़र्क है। अब उस समय दिया थोड़ा फड़फड़ाया, लेकिन अब बुझ गया है। अब लेफ्ट का ऐसा कुछ बचा नहीं है, ना कोई कहीं सरकार है, थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, जेएनयू में थोड़ा बचे हैं, वहाँ से भी थोड़ी देर में अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिस विचारधारा की कोई विचार दृष्टि नहीं हो, जिनका कोई विज़न नहीं हो कि आगे करना क्या है और उसका एक समाधान क्या होगा, आप कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को, इस समाज को, आपका भविष्य क्या है, जब नहीं है आपके पास में तो आपको एक दिन खत्म होना होता है। और लेफ्ट के साथ में वही है, उनके पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, तो उनको एक दिन खत्म होना है, वो अवसान की ओर चल रहे हैं। डॉक्टर मीना जी बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, उनसे कोई रिलेशन आपका? डॉक्टर मीना जी से मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध तो है नहीं। हाँ, बचपन से राजनीति उनकी देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, पिताजी से संपर्क रहा है, पिताजी की मित्रता रही है, तो घर पर भी उनका बीच में काफ़ी बार आना हुआ है। तो और राजस्थान की राजनीति, मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से थोड़ा सा मैं अवेयर रहा हूँ, देखा हूँ कि कौन कैसे बोल रहा है, कौन कैसे राजनीति कर रहा है, तो बचपन से देखता आया हूँ। उस समय कुछ एक आंदोलनों में मैं भाग लिया, जब 2013 के चुनावों में कोई उनकी रैलीज थी, मैं 13-14 साल का रहा हूँ, मैं गांव से अकेले ही उन रैलीज में आया हुई हूँ। अच्छा। हाँ मतलब इस तरह का राजनीतिक वो थी जागरूकता, मतलब जाने की, बात करने की, सुनने की, जो नेता क्या बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, पढ़ना लोगों के बारे में, तो वो हमेशा से उत्सुकता रही है। तो रैलीज में भाग लेना, मार्च में भाग लेना, जाना 13-14 साल से ही, तो उस तरह से देखा है। तो उनका जिस तरह से व्यक्तित्व है राजस्थान की राजनीति में, वास्तव में बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है। बिल्कुल। जो जिस तरह से वो जनता से कनेक्ट करते हैं, मतलब किसी भी एक सामान्य जनता की कोई छोटी से छोटी समस्या को उठाना, बात करना, या एक अनअपोलोजेटिक तरीके से राजनीति करना, चाहे आप सिद्धांत की राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल, चाहे उसका नुकसान कुछ भी हो या फ़ायदा कुछ भी हो, उसको बिना देखे, तो वास्तव में बहुत प्रभावशाली है और आकर्षक भी है। बिल्कुल, दोनों ही बहुत आपने सही बात बोली कि एक व्यक्तित्व जो है उनका वो प्रभावशाली तो है ही और आकर्षक भी है, क्योंकि वो इतने सालों से हम लोग उनको देखते आ रहे हैं और इतना उनका जो पूरा बेस है, जितने लोग उनको प्यार करते हैं, आज एक आवाज़ पे हज़ारों लाखों लोग इकट्ठा हो जाता है, मतलब एक कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। वास्तव में जननेता जो मास लीडर कह सकते हैं, हाँ। वो है। राजनीति में आने से पहले के वैभव मीना और राजनीति में आने के बाद के वैभव मीना में क्या बदल गया? व्यक्तिगत रूप से कहूँगा तो कुछ नहीं, जो स्वभाव, जो चीज़ें थी वो वैसी ही हैं। बस ये है कि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, दायित्व बढ़ गया है, काम बढ़ गया है। जो दिनचर्या पहले हुआ करती थी वो दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। मैं पीएचडी का स्कॉलर हूँ, हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रहा हूँ। तो पहले ये हुआ था कि आपकी दिनचर्या में रिसर्च से संबंधित कोई आप काम कर रहे हैं, अपने सुपरवाइजर से जाके मिल रहे हैं, या अपनी पढ़ाई लिखाई इससे इतर रिसर्च से अलग जो है वो कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद अभी हुआ है कि रिसर्च का काम, अपना पीएचडी का काम कहीं पीछे थोड़ा हो गया है। जो छात्र संघ चुनाव जीते हैं तो कैंपस की जो राजनीति है, तो कैंपस की राजनीति के जो मुद्दे हैं वो तो डेली के होते ही हैं, प्रतिदिन आप जाते हैं प्रशासन से बात करना, कभी किसी के सुलझाना, वो करना। इसके साथ में बाहर लोगों से मिलना, क्यों एक राष्ट्रवाद के विचार की जीत कैंपस में, जेएनयू में जीतना, और उसका प्रतिनिधित्व के तौर पे मैं जैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको प्रतिनिधि हूँ, तो उस तौर पे भी एक अपने आप को प्रेजेंट करना, सबके सामने मिलना, बातचीत करना, तो वहाँ एक अंतर आया है, एक दायित्व बोध जागा है, तो ये बदलाव आया है। एबीवीपी का ही हिस्सा बनने का डिसीजन क्यों लिया आपने? मेरी बचपन में शिक्षा विद्या मंदिर से हुई है। अच्छा। हाँ, तो देश प्रेम वाले या राष्ट्र प्रेम वाले ये विचार तो बचपन से ही बीज तो पड़ गए थे। बिल्कुल। थोड़ा राजनीतिक रूप से एक वैचारिक जागरूकता रही है, बचपन से थोड़ा इंटरेस्ट रहा है राजनीति में, चाहे
लगातार अखबार पढ़ना हो, राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है, देश की राजनीति में क्या चल रहा है, वैश्विक राजनीति में क्या चल रहा है, जानना समझना। तो मैं ग्रेजुएशन करने यहाँ जयपुर आया, तो सेंट विल्फ्रेड कॉलेज मानसरोवर में था मैं। अच्छा। तो यहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा जुड़ना हुआ, क्योंकि जो राजनीतिक विचारधारा को मैं पसंद करता हूँ या इसका समर्थन करता हूँ, उसको रिप्रेजेंट अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही करता है। तो वही संगठन था। छात्र जो राजनीति में काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, तो उससे जुड़ना उचित समझा। मैं प्रांत कार्यालय गया खुद आगे से। अच्छा। जो राजा पार्क आदर्श नगर में है, वहाँ जाके मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में काम करना, उसके आंदोलनों में भाग लेना, और भी जो रचनात्मक गतिविधियाँ हैं उनमें काम करना शुरू किया यहीं से, जयपुर से। इसके बाद BHU गया मैं मास्टर्स करने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। वहाँ अपना विद्यार्थी परिषद के कार्य किए। वहाँ से PhD करने के लिए JNU आया। तो BHU में चुनाव होता नहीं है। JNU में जब आया तो कोविड से चुनाव बंद थे। जिस वर्ष में आया तो उसी समय चुनाव शुरू हुए थे। तो स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में मैं PhD करने आया था। तो पहला मुझे मौका मिला काउंसलर का चुनाव लड़ने का। वहाँ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस से काउंसलर का चुनाव लड़ा मैं, जीत नहीं मिली। उसके बाद मैं हॉस्टल प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ, कावेरी हॉस्टल में, वहाँ जीता मैं। JNU का चुनाव आया तो संगठन ने कहा कि आप जॉइंट सेक्रेटरी का चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव लड़े और बहुत अच्छे से चुनाव लड़े, जीते। एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स कैसे होती है, मतलब जब कॉलेज के अंदर में आप एक राजनीति करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से राजनीति करी जाती है? बिकॉज मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये देखेंगे, दो तरीके के लोग हैं जिनको एक तो ऐसा लगता है कि ये सारा वेस्ट ऑफ मनी है, मतलब पैसा बर्बादी है ना, कि स्टूडेंट जो है क्यों इनको पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। बट अगर हम इसको देश के भविष्य के रूप में देखें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि आपको बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको पता लगता है, आपको सीखने को मिलता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, छात्र राजनीति के नकारात्मक पहलू तो नहीं के बराबर है। आप कहने को कह सकते हैं कि आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वैसी राजनीति कर रहे हैं। JNU की छात्र राजनीति और अन्य विश्वविद्यालयों की छात्र राजनीति से बहुत अलग है। ओके। अन्य विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे तो धनबल बाहुबल का प्रभाव भी देखने को मिलता है चुनाव में। गाड़ियाँ चल रही हैं और आप पैसा बहा रहे हैं। JNU में इस तरह का नहीं है। वहाँ 1 to 1 आपको समझाना पड़ेगा। आप वहाँ वैचारिक लड़ाई है। ठीक है। वहाँ आपका ना बाहुबल की लड़ाई है, ना धनबल की लड़ाई है, या किसी क्षेत्र विशेष की लड़ाई है। वहाँ वैचारिक लड़ाई है। आप एक विचार को प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रेजेंट कर रहा हूँ। सामने से लेफ्ट वाले चुनाव लड़ रहे हैं, वो वामपंथी विचारधारा को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम वहाँ मतदाता जो हैं, जो छात्र हैं, जब चूँकि देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पढ़ने वाले छात्र अपने आप में एक प्रबुद्ध नागरिक हैं। बिल्कुल। वो सब समझ रखते हैं कि कौन सही है, कौन क्या गलत है। अब उनको अपने विचार पहुंचा पाना, हम किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी क्या विचारधारा है, क्या विज़न है कैंपस को लेके, देश के मुद्दों को लेके और इंटरनेशनल मुद्दों पे लेके। आप डिबेट देखेंगे, जब डिबेट होती है JNU छात्र संघ चुनाव में, कैंडिडेट्स की डिबेट्स होती है, तो डिबेट्स में सिर्फ कैंपस के मुद्दे नहीं आते, वहाँ इंटरनेशनल मुद्दे भी उठते हैं, वहाँ देश के मुद्दे भी उठते हैं, चाहे वो केरल का मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो। तो JNU का छात्र संघ चुनाव देश विदेश के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है, कैंपस के मुद्दे तो वहाँ होते ही हैं। तो एक तरह से एक वैचारिक राजनीति जो है देश में जो चलती है, उसका एक नमूना आप उसको कह सकते हैं कि शायद JNU का छात्र संघ चुनाव वो नमूना है। तो उसमें लोगों से बात करना, लोगों को अपनी बात पहुँचाना और उस विचार से जोड़ना, सिर्फ वो छात्र संघ चुनाव जीतना भर नहीं है। उसमें यह है कि आप उस विचार को पहुंचाने में सफल हो पाएँ, उस विचार को वहाँ समर्थन मिला है, मतलब वो विचार सफल होने लायक भी है। ये चीज़ वहाँ होती है। और लेफ्ट का वहाँ राजनीति का गढ़ रहा है, चीज़ें रही हैं, एक वातावरण वहाँ का ऐसा रहा है हमेशा से कि वही चीज़ें वहाँ पे पली बड़ी हैं। तो उस जगह को तोड़ कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे है। लेकिन चुनाव में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं कुछ अंतर से। इस बार हम जीते हैं, हमारे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में हम 25 साल बाद काउंसलर जीते हैं। तो जब आप एक चुनाव में लड़ने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे कौन से मुद्दे आप किस तरीके से उसको निकालते हैं? जब लोगों से बात करते हैं, वहाँ स्टूडेंट से बात करते हैं, जैसे आपने बताया, तो कैसे पता लगता है कि ये मुद्दे हमको रखने हैं जिसकी वजह से हमको ये बेनिफिट मिल सकता है इलेक्शन के अंदर में? देखिए, चुनावी फ़ायदे के लिए
मुद्दे ढूंढना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा काम नहीं करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राजनीति सिर्फ चुनाव पे नहीं टिकी है। जिन कैंपस में, जिन परिसर में चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ भी एबीवीपी काम करती है और बहुत मजबूती से, अच्छे से काम करती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ बड़ी इकाई है एबीवीपी की। सारे कार्यक्रम होते हैं, सारे जयंती, चाहे राष्ट्र नायकों की जितनी भी जयंती हो, चाहे जितने भी अपने संस्कृति के कार्यक्रम हो, सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो चुनाव बेस्ड राजनीति हमारी है नहीं है, तो कि हम चुनाव के लिए मुद्दे ढूंढें। हमारे जो साल भर के मुद्दे रहते हैं, जो छात्र हित को लेकर जो भी मुद्दे हैं, जो नेशनलिज्म की विचारधारा के जो मुद्दे हैं, देश हित में जो मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाते हैं। इसमें बस ये है कि हम जिस परिसर में चुनाव लड़ रहे हैं उस परिसर की पहले बात करते हैं। या भाई हम जेएनयू कैंपस में चुनाव लड़ रहे हैं, तो जेएनयू कैंपस के क्या मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मुद्दा है क्या, लाइब्रेरी या किसी और सुविधाओं का कोई मुद्दा है क्या, यहाँ के छात्रों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बेसिक नीड्स, उनका कोई मुद्दा है क्या। ये पहले होते हैं, प्राथमिकता इन मुद्दों की होती है, क्योंकि चुनाव उस कैंपस के लिए लड़ा जा रहा है। फिर बाद में आपकी विचारधारा का चुनाव होता है, क्योंकि जेएनयू से नैरेटिव मेकिंग की राजनीति होती है, देश भर में एक नैरेटिव चलता है, तो फिर वहाँ विचार की बात आती है। तो हम विचार में, हमारी विचारधारा क्या है, सिर्फ तात्कालिक विचारधारा नहीं हो सकती कि भाई इससे 1 महीने बाद हमको फ़ायदा हो जाएगा, हम चुनाव जीत जाएंगे। हमारी विचारधारा होती है कि भाई समाज इससे कहाँ आगे जाएगा, इस विचारधारा से 50 साल बाद, 100 साल बाद हम कहाँ होंगे, एक समाज के रूप में, एक समाज की एकता के रूप में देश कहाँ आगे जाएगा, ये देश के लिए कैसे हितकारी है। मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में जिन मुद्दों को उठाती है, उन्हीं को लेकर हम चुनाव में लेके जाते हैं, परिसर के मुद्दों के तरफ। आपके हिसाब से एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ मैं कहूँगा कि सबकी सुने, सबको साथ लेके चले, और जिस प्लेटफॉर्म से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस संगठन से आप चुनाव, जिस विचार से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप वहाँ ईमानदार रहें, मजबूत रहें। क्यों, राजनीति अगर आप कर रहे हैं, किसी विचार को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ईमानदार बहुत ज़रूरी है। वैचारिक रूप से ईमानदारिता, वैचारिक रूप से स्पष्टता बहुत ज़रूरी है कि आप किस लिए वो कार्य कर रहे हैं, आपको उद्देश्य उसमें क्या है, क्या आप उससे कहीं अपना व्यक्तिगत हित देख रहे हैं, या फिर जिस विचार को लेकर आप पुष्ट करना चाहते हैं वो विचार वहाँ कैसे मौजूद हो, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो उद्देश्य की स्पष्टता बहुत ज़रूरी है। क्यों, अगर आप व्यक्तिगत लेके चलेंगे तो उस विचार को लेके जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनका लक्ष्य कमज़ोर हो जाएगा, उनका काम कमज़ोर हो जाएगा। तो आप इसमें स्पष्टता रहें कि हम किस लिए काम कर रहे हैं, और जो मेरे पीछे लगे हुए हैं वो सिर्फ मेरे पीछे नहीं है, उस विचार के पीछे हैं। उनको ये भरोसा रहे कि ये हमारे साथ में है, ये हमारे समकक्ष है, हमसे आगे नहीं है, हमारे बराबर का है। तो मुझे लगता है कि अच्छे नेतृत्व करता वही होता है जो सबको समकक्ष माने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो स्टूडेंट यूनियन है वो किस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो रिजॉल्व करवाती है स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में? हमारी मीटिंग होती है काउंसिल की, 46 काउंसलर्स और हम 4 ऑफिस बियर्स हम लोग बैठते हैं। ठीक है। कोई भी प्रस्ताव आता है तो बहुमत से पास होता है। बहुमत से पास होता है, उसको अगर आवश्यकता होती है कि भाई यूनिवर्सिटी नहीं मान रही है तो यूजीबीएम होती है, सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी होती है, यूनिवर्सिटी की जनरल बॉडी मीटिंग होती है, पूरे छात्र उसमें भाग लेते हैं। जेएनयू उसको करवाता है, सब लोग आके अपना बात रखते हैं, स्पीच रखते हैं, वहाँ से एक बड़ा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसको फिर जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा जाता है। जब यूजीबीएम में कोई प्रस्ताव पारित हो गया आ रहा है तो एकेडमिक काउंसिल को वो बात माननी पड़ती है। इस तरह से तो एक प्रोसेस है। बिल्कुल। बाकी जेएनयू अपना जैसे कोई भी छात्रों की मांग आ रही है तो प्रशासन से बात करता है, वाइस चांसलर से मिल के जैसे करके दबाव बना के कि भाई जो ज़रूरी बात है ये पूरी होनी चाहिए। नहीं होता है तो फिर विरोध प्रदर्शन के बहुत तरीके हैं, आप विरोध प्रदर्शन धरने पे बैठें या यूनिवर्सिटी स्ट्राइक करवाएं, ये अंतिम होता है जब आप मान ही नहीं रहे हैं पूरी तरह से। हालांकि अभी जेएनयू में इस तरह की चीज़ें कम हुई हैं क्योंकि सीपीओ मैनुअल वहाँ पे एक है, प्रॉक्टर मैनुअल, तो किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन, बातचीत करना, ऑफिस में आप चले गए तो फ़ाइन आपके ऊपर आ जाता है। अच्छा। प्रोक्टोरियल इंक्वायरी आपके ऊपर चालू हो जाती है, 6,000, 15,000, 20,000, 40,000 के फ़ाइन आपके ऊपर आ जाते हैं। अगर आप फ़ाइन जमा नहीं करवाएंगे तो आपको अगले सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ओके। और रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, आपकी डिग्री ख़त्म भी हो सकती है, आपको रस्टिकेट भी किया जा सकता है, और आपने फ़ाइन भर दिया तो आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। तो ये एक अभी थोड़ा सीपीओ का टेरर वाला वहाँ पे माहौल चल रहा है, लोग हिचकिचाते हैं उन आंदोलनों में, उन छात्र प्रदर्शनों में भाग लेने से। तो ये थोड़ा सा अभी एडमिन की तरफ से बहुत एक कह सकते हैं कि डर का माहौल है कैंपस में फ़ाइन को लेकर। लेकिन जेएनयू के पदाधिकारी हम लोग हैं, हम किसी भी बात को लेकर जो भी चीज़ आती है प्रशासन के पास जाते हैं, संवाद से माने तो
या विवाद से माने तो। एक जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन जो होती है उसमें कितनी पावर होती है? मतलब मैं बहुत ही नॉर्मल वे में पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कर सकता है एक जॉइंट सेक्रेटरी, अगर मतलब उसका ढंग से यूज़ करा जाए बिल्कुल। और एक ये कि पावर के मामले में जब कोई भी बंदा एक इस पोजीशन पे होता है, या मे बी प्रेसिडेंट की पोजीशन पे, सेक्रेटरी की पोजीशन पे, अलग अलग पोजीशंस पे भी बता सकते हैं आप, तो उसमें क्या एक ऑरा होता है उस बंदे का? देखिए जेएनयू के ऑफिस बियरर्स हैं यहाँ पर, मतलब आप 8,000 स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि हैं। हम्म आप जो बात कह रहे हैं मतलब आप अकेले नहीं कह रहे हैं, आप उन स्टूडेंट्स की बात कह रहे हैं। हम्म तो प्रशासन, हमारी एकेडमिक काउंसिल्स की जो मीटिंग्स होती हैं हम उसमें आमंत्रित होते हैं, हम वहाँ बैठ सकते हैं, ये संवैधानिक रूप से जेएनयू में है। और एकेडमिक काउंसिल में फैसले लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी के, क्या डिसीजंस होने हैं आगे, क्या नहीं होने हैं। तो वहाँ हमारी राय मानी जाती है, हम अपनी बात रख सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी किसी भी तरह की समस्या होती है कैंपस में तो छात्र हमारे पास लेके आते हैं, क्योंकि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। चाहे तो डीन से बात करना हो, वाइस चांसलर, किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी से बात करना हो, हम उससे बात करके उसका समाधान करवाते हैं। मोस्टली होता है कि हमारी बात मान ली जाती है, हम जाते हैं किसी चीज़ को लेके तो नियम के मुताबिक होती है, मान ली जाती है। अगर नहीं होता है तो हम उसको दबाव बना के नियम बदलवा के मनवाते हैं। ये तो कैंपस की बात हो गई। अब हम जब जेएनयू में चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो अपने अपने वैचारिक संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उसके तौर पे मैं कोई बात बोल रहा हूँ, मैं कोई बात कह रहा हूँ, मैं कोई भाषण दे रहा हूँ, या मैंने कोई एक पंक्ति कही, तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पूरे नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जेएनयू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो उस बात की वैल्यू होती है। मैं कह रहा हूँ मतलब संगठन कह रहा है, तो वो एक कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक तौर पे ज़्यादा ताकत है। आप कैंपस की चीज़ें तो छोटी समस्याएं तो आप करवा ही सकते हैं, लेकिन बड़ी ताकत वो है कि आप राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह की बातें कह रहे हैं जो एक नैरेटिव बना सकती हैं। मतलब आपका एक स्टेटमेंट बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। आप एक किसी भी कोई भी विषय चल रहा है, कोई मुद्दा चल रहा है, आपने कोई बात रखी तो उससे आपका पक्ष पूरे देश में जाएगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पक्ष ये है। एक विश्व का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन है एबीवीपी, और मैं वो बात कह रहा हूँ, मतलब वो छात्र संगठन ये बात कह रहा है, वो छात्र समुदाय इस बात से सहमत है, वो छात्र समुदाय इस बात के पीछे, इस व्यक्ति के पीछे, आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे आप मतलब वो आपका मत है, एबीवीपी का मत है। तो वो बड़ी बात है, वो बड़ी ताकत है। एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने आपको क्या सिखाया? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखने को मिली आपको? छात्र राजनीति ने, कह सकते हैं कि विद्यार्थी सामान्यतः जो होते हैं बहुत वैयक्तिक टाइप में होते हैं, वैयक्तिक रूप से मुझे क्या करना है, मैंने पढ़ाई की, मैंने कोर्स किया, आगे जॉब लगनी है या बिजनेस करना है, ये एग्ज़ाम पास करके नौकरी लगनी है। हम व्यक्तिगत हित ज़्यादा सोचते हैं, ये होता भी है कि हमें अपना करियर बनाना है। छात्र राजनीति में आने के बाद में आप सामाजिक हो जाते हैं, आप अपनी चीज़ें प्राथमिकता नहीं रहती हैं। फिर ये होता है कि आप जिस जगह पे हैं, जिस दायित्व पे हैं, उस पोजीशन का निर्वहन आप करवा रहे हैं सही से या नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास जो जो दायित्व आपको दिए गए हैं आप उनको सही से पूरा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आप अगर चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो क्या आप 8,000 छात्रों की आवाज़ बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, आप वो चीज़ें पूरी तरह से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो छात्र राजनीति से आता है। सामाजिकता, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कैसी भी कोई समस्या हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे शारीरिक समस्या हो, उनका समाधान करवाना, आप उनके पास पहुंचना, बात करना, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक सामाजिक, कह सकते हैं ना कि दायित्व बोध विकसित होना, एक नेतृत्व क्षमता विकसित होना, लोगों को सुनना, समझना, उनको आंसर करना, उनका समाधान करवाना, मिलवाना लोगों से, तो वो बड़ी चीज़ें हैं। तो समाज के प्रति, देश के प्रति दायित्व बोध बढ़ता है छात्र राजनीति से। आज की डेट में भारत के अंदर में जो स्टूडेंट यूनियन है उनके मतलब क्या रोल्स देखते हो आप? देखिए, छात्र राजनीति ने इस देश की राजनीति को हमेशा से दिशा दी है। चाहे आप आपातकाल की बात करेंगे, इमरजेंसी के दौर में जब बड़े नेता जेल में चले गए थे तो वो छात्र ही थे, और वो छात्र आंदोलन ही था, गुजरात से शुरू हुआ था। जब बाद में आपातकाल, जेपी का आंदोलन जो बना बाद में, जिसकी वजह से आपातकाल लगा, डरी है उससे, तो वो छात्र राजनीति ही थी। बाद में छात्रों ने ही उसका नेतृत्व किया जब बड़े नेता जेल के अंदर थे और इमरजेंसी हटानी पड़ी। तो ऐसे बहुत से प्रकरण रहे हैं जहाँ पे छात्रों ने नेतृत्व किया है देश का। तो छात्र, और जो आज छात्र हैं कैंपस में, वही नागरिक हैं आज के। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो बात ही करता है कि आज का छात्र कल का नागरिक नहीं, वो आज का ही नागरिक है। तो आप वयस्क हैं,
आप मताधिकार का प्रयोग करना जानते हैं, समाज में आप प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि देश किस दिशा में जाए, बिल्कुल। कौन पार्टी किस तरह की बात कर रही है, किस विचार को लेकर बात कर रही है, किन मुद्दों को लेकर बात कर रही है और किसका समर्थन आपको करना है। तो समाज में उन बातों को ले जाना कि भाई हमको किसका समर्थन करना है, किसका नहीं करना है ना। देश में कौन जनप्रतिनिधि अच्छा रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किन मुद्दों पे इस देश में बात होनी चाहिए, किस में नहीं होनी चाहिए। आप एकेडमिया में हैं तो किन मुद्दों पे रिसर्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पढ़ाई की दिशा क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या हो जिससे पीढ़ी क्या पढ़े और आगे कैसी बने। ये छात्र राजनीति ही इस दिशा को निर्धारित कर सकती है और करती है। तो उस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण योगदान छात्र राजनीति का है, इसमें छात्रों का है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे राजनीति करता है तो हम सिर्फ चुनाव की राजनीति करते, मैंने जैसे बताया कि चुनाव की राजनीति, तो उसमें निर्माण वाली राजनीति है, समाज निर्माण के कार्यक्रम हो, सामाजिक अनुभूति के, सामाजिक समरसता के कार्यक्रम, देश के जैसे नॉर्थ ईस्ट के छात्रों को मुख्य राज्यों से जोड़ना सील के थ्रू, ऐसे अलग अलग कार्यक्रम जोड़ना, जो लैंगिक भेदभाव है उसको कम करने के लिए कार्यक्रम हो। तो ऐसे सामाजिक जो कार्यक्रम है और देश की एकता के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ऐतिहासिक जो कार्यक्रम है, जो राष्ट्र के नायक हैं जिनको लोग अलग अलग वर्गों में बांट देते हैं, उनको लेकर एक सम्मिलित कार्यक्रम करवाना हो, तो उस दिशा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत अच्छे से काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस दिशा में चल रहा है, चूँकि उसका विद्यार्थी संगठन ABVP है, तो उसके सभी प्रकल्प जिस दिशा में काम करते हैं, मुझे लगता है वही एक दिशा है जो छात्र राजनीति और देश की राजनीति को दिशा देती है। बिल्कुल। एक JNU का इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? अगर सिर्फ हम इलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैसे होता है वो? इलेक्शन प्रोसेस में PhD के जब रिजल्ट्स आ जाते हैं, PhD प्रवेश प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद में चुनाव की घोषणा होती है। अच्छा। चुनाव की घोषणा होती है तो वही कैंडिडेट्स डिसाइड होना, नामांकन होना, और नामांकन के बाद में आपको लगभग 1 सप्ताह का समय मिलता है। कोई भी भर सकता है नामांकन? नामांकन कोई भी कर सकता है। आप रेगुलर छात्र हों, आप नामांकन कर सकते हैं। ठीक है। नामांकन भर सकते हैं। नामांकन भरने के बाद में आपका प्रचार चालू होता है। आप प्रचार में आप कोई वाहन प्रयोग नहीं कर सकते, आप कोई रंगीन पोस्टर आप प्रयोग नहीं कर सकते, आप हैंडमेड आप पोस्टर कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट आपका पर्चा, रिटर्न पर्चा जो आता है फोटोकॉपी करवा के आप वो बांट सकते हैं और आप मिल सकते हैं। बस यही इसका प्रचार होता है। इसमें एक दिन मशाल यात्रा होती है। हर संगठन एक मशाल यात्रा करता है पूरा अपने कैंडिडेट्स के साथ में। सारे संगठन अपनी मशाल यात्रा करते हैं। अच्छा। बड़ा आप जब भी देखेंगे, आपको मौका मिला आप देखना। फैसिनेटिंग सीन। अरे हाँ, बहुत अच्छा होता है। मशाल यात्रा होती है, सारे संगठनों की मशाल यात्रा होती है। इसके बाद में चुनाव से एक दिन पहले नो कैंपेनिंग डे होता है। उससे पहले एक दिन डिबेट होती है। डिबेट होती है, उसमें जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, उसकी एक दिन होंगी डिबेट्स। एक दिन बाद में होंगी प्रेसिडेंशियल डिबेट। ओके। तो उसमें सभी जो कैंडिडेट्स जो होते हैं आके अपनी अपनी बात रखेंगे। फिर उनसे सामने जो छात्र रहते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा। पर्ची में लिख के क्वेश्चन भेजेंगे। जो इलेक्शन कमेटी बनती है, इलेक्शन कमेटी उस क्वेश्चन को कैंडिडेट को देगी, कैंडिडेट उनका जवाब देगा आके। पहले आप अपना भाषण रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आपके पहले ये सवाल आएंगे, आप सवालों का जवाब देंगे। प्रेसिडेंशियल डिबेट जो होती है उसमें भी आप यही होगा, आप भाषण देंगे, सवालों का जवाब देंगे। उसके बाद में हर कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से सवाल करेगा वहीं पे सामने, और वो कैंडिडेट उसके कैंडिडेट का सवाल का जवाब देगा। अच्छा। और ये पूरा चुनाव छात्रों की समिति करवाती है। इलेक्शन कमेटी जो बनती है चुनाव में, उसके लिए चुनाव होते हैं। हर स्कूल से जितने काउंसलर चुने जाते हैं उतने इलेक्शन कमेटी के मेंबर चुने जाते हैं। उससे पूरी एक EC बनती है, जिसका एक सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर बनता है, CEC। वो कमेटी ही पूरा चुनाव करवाती है, मतलब छात्र ही पूरा चुनाव करवाते हैं। इसमें कोई प्रशासन का दखलंदाजी नहीं रहती है। और इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगता है? मतलब महीना या 15 दिन? 15 दिन, मतलब नामांकन से लेके चुनाव रिजल्ट तक। अच्छा, रिजल्ट तक। मतलब 15 दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मैक्सिमम 15 से 20 दिन, इतना ही होता है। चुनाव जब हो जाता है कंप्लीट तो फिर 2 या 2.5 दिन लगते हैं चुनाव का परिणाम आने में। क्यों? बैलेट पेपर पे चुनाव होता है, वो गिनते 24 घंटे 48 घंटे वहीं टेंट लगा के, जहाँ मतगणना स्थल होता है। हाँ, बैलेट पेपर मतगणना स्थल के बाहर ही सब अपना सारे टेंट लगा रहता है। सब लोग अपना अपना जगह, सारे संगठन वहीं बैठे रहते हैं। खाने पीने की स्टॉल लगी हुई हैं। 2 दिन 2.5 दिन बाद में चुनाव का रिजल्ट आता है, तब तक सब लोग वहीं बैठे रहते हैं। तो ये जो एक पूरा त्योहार की तरह चुनाव। हाँ, मैं वही पूछना रहा था कि जब पूरा 15-20 दिन जब कोई भी बंदा किसी भी पार्ट पे, चाहे वो इलेक्शन लड़ रहा हो, चाहे वो किसी को सपोर्ट कर रहा हो, तो एक परिवार की तरह आप लड़ते हो पूरा। इसमें एक छात्र ऐसा नहीं होता कैंपस में जो चुनाव में इन्वॉल्व नहीं होता है।
अच्छा, जो मतलब बचपन- सबका इन्वॉल्वमेंट होता सब है। इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि वो क्लोज कैंपस है हाँ। पूरा। इस तरह का चुनाव है, इस तरह की प्रतिभागिता का चुनाव है ना कि आप प्रत्येक छात्र तक पहुंचते हैं। कोई छात्र ऐसा बच नहीं पाता जिसके पास आप पहुंचते नहीं है। कैंडिडेट्स सबके पास पहुंचते हैं। डिबेट्स होती हैं कैंडिडेट्स की, मशाल यात्रा होती है, पूरे छात्र उसमें भाग लेते हैं। मतलब बहुत एक दर्शनीय पूरा चुनाव का रहता है। तो उसमें प्रेसिडेंशियल डिबेट में पूरे छात्र लगभग कैंपस में उपस्थित जितने भी छात्र छात्र हैं सब उसमें उपस्थित रहते हैं। तो चुनाव में सब लोग भाग लेते हैं, ऐसा कोई बचता नहीं है। वोट प्रतिशत देखेंगे एकदम आप 90% के आसपास ही रहता है, ऊपर ही रहता है। तो सब लोग भाग लेते हैं। तो पूरा त्यौहार है वो, 15-20 दिन का त्यौहार है। चुनाव जब चालू होता है, जैसे घोषणा होती है नामांकन से लेकर रिजल्ट तक, सब पूरा कैंपस सिर्फ इसी में व्यस्त रहता है। तो पॉडकास्ट का एक सर सेकंड राउंड है हमारा, जी। जो आपके लिए हमने करा है, दैट इज़ रैपिड फायर। ठीक है। बिकॉज कॉलेज कैंपस की बात है और अगर ऐसा नहीं हो तो फिर वो कंप्लीट नहीं होगा। तो हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं। हॉस्टल लाइफ या डे स्कॉलर? हॉस्टल। हॉस्टल एनी डे। एनी डे। चाय कॉफ़ी? चाय। चाय। लाइब्रेरी या गंगा ढाबा? 50-50 है दोनों। गंगा ढाबा भी और लाइब्रेरी भी। बिना गंगा ढाबा की लाइब्रेरी में मज़ा नहीं है। हाँ। बिना लाइब्रेरी गंगा ढाबा भी मज़ा नहीं। अच्छा, कभी आधी रात को वैभव जी गायब हो जाते हैं, हाँ। तो वो कहाँ मिलेंगे? वो लाइब्रेरी में मिलेंगे, ढाबे पे मिलेंगे, या कहाँ मिलेंगे? ढाबे पे। ढाबे पे। डिबेट या चिल सेशन? डिबेट। डिबेट, मुझे पता है डिबेट आएगा इसमें। नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस? नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस। कैंपस में सबसे अंडररेटेड स्पॉट क्या है? कैंपस में सबसे अंडररेटेड स्पॉट HRDC के पास में इंजीनियरिंग का बिल्डिंग है, इंजीनियरिंग की बिल्डिंग, उसके पास में एक बैठने की जगह है छोटी सी। PSR वहाँ पे एक बड़ी फेमस जगह है, पार्थसारथी रॉक्स। अच्छा। हाँ, वो अरावली का हाईएस्ट पॉइंट है दिल्ली का। अच्छा। नेचुरल हाईएस्ट पॉइंट है अरावली का। वहाँ रात को बैठेंगे तो लगभग दिल्ली पूरा दिखेगी आपको रात। बहुत अच्छी जगह है, हिले मतलब एक हैपनिंग प्लेस टाइप में। तो ऐसी ही एक और जगह और है, वो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। तो वहाँ से भी आप देखेंगे तो एक दिल्ली का, अब जैसे आप JNU को देखेंगे तो JNU बहुत ये है कि बहुत बिल्डिंग्स वाइज में डेवलप नहीं है। जंगल है पूरा, अरावली की हिल्स हैं, उसमें बीच बीच में बिल्डिंग्स हैं, बाहर पूरा मॉल्स वगैरह दिखते हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन वहाँ से दिखता है। बैठने की जगह बड़ी अच्छी है वो। एक ऐसी चीज़ जो कि आप चाहते हो कि JNU के प्रति लोगों का जो विचार है वो बदलना चाहिए? ये तो एक ही विचार है कि JNU, जैसा लोग कहते हैं कि JNU को बंद कर देना चाहिए, JNU से राष्ट्रद्रोही निकलते हैं, देशद्रोही निकलते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सबसे ज़्यादा लोग देशभक्त हैं। वहाँ आप रहेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस लिए JNU अकादमिक रूप से टॉप है। वहाँ लोग, वातावरण किस तरह का है वहाँ का, वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसी है, आप डिबेट डिस्कशन का कल्चर वहाँ कैसा है। वहाँ मतलब एक दूसरे को टोकने का कल्चर नहीं है, आपको गाली देने का कल्चर नहीं है। आप अपनी बात बिना किसी से डरे रख सकते हैं, कोई भी चाहे आपकी बात हो, आपका जो भी पक्ष है वो सुनेगा सामने वाला। ये नहीं है कि आपको बोलने नहीं देगा। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बस उसका नुकसान कुछ लोग ये है कि उसका उठाते हैं फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उसको लेके कि भाई देश के विरोध में कुछ बोल जाते हैं। वो बहुत छोटे मोटे तत्व हैं जो भी अब ख़त्म हो जाएंगे कुछ समय में पूरी तरह से। बाकी JNU बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक सबसे पॉजिटिव चीज़ JNU की? JNU की सबसे पॉजिटिव चीज़ है कि लोग, हम जब बाहर जाते हैं तो JNU के बारे में बहुत कुछ लोग बोलते हैं, ऐसे उस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। सब JNU का हर छात्र ये सुनता है, लेकिन सब किसी को कोई मतलब नहीं है। चल, सबको पता है कि कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या अच्छा है। और पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है उसके साथ में चिल भी उतनी ही है, मतलब मौज मस्ती भी उतनी है, पढ़ाई लिखाई भी उतनी है। राजनीति सबसे ज़्यादा है, जो डिबेट डिस्कशंस है, उसके बावजूद आप अकादमिक रूप से टॉप पे हैं। मतलब आप अपने करियर में सब चीज़ कर रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, आप राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। एक्टिविज़म आप वहाँ देखेंगे तो 24 आवर का एक्टिविज़म है, मतलब 24 घंटे एक्टिविज़म होता है। आप डेली किसी ना किसी संगठन का पर्चा आएगा। मैं कह रहा हूँ, अगर आप सामान्य नॉर्मल छात्र हैं, आप सिर्फ सारे संगठनों के पर्चे पढ़ ले रहे हैं जो डेली आ रहे हैं किसी ना किसी विषय पे, तो आप इंटरनेशनल रिलेशंस और नेशनल मुद्दों के बड़े अच्छे जानकार हो जाएंगे। मैं अभी जितना टाइम अभी आपके साथ में हुआ है, उसी से मैं समझ गया कि कितना डिबेट और जो ये डिस्कशन वाला पार्ट वहाँ होता होगा। वहाँ पर्चा व कल्चर वाला है कि कोई भी विषय होगा, कोई भी हॉट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक होगा, उस पर पर्चा आएगा और बाकायदा रिसर्च के साथ में आएगा, जैसे एक आर्टिकल लिखा जाता है ना, उस तरह से। और वो मैस में वितरित होते हैं, मैस के समय, खाने के समय पे नोटिस बोर्ड पे भी लगते हैं। आप सिर्फ पर्चे पढ़ लीजिए,
डेली किसी भी संगठन के हों, पर्चे पढ़ लीजिए आप। नेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दे क्या देश में कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स चल रहे हैं, आप यूपीएससी का पेपर लिखने लायक आपकी समझ बन जाएगी। इतना बढ़िया वो है। एक कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप जेएनयू में चेंज करना चाहोगे आपके हिसाब से? जेएनयू में चेंज करने वाली चीज़, कुछ भी एक आपके हिसाब से। बदलने वाली तो नहीं है लेकिन सुधारने वाली चीज़ें हाँ, कुछ हैं। सुधार, बदलना, बदलाव वही है। सुधारने वाली चीज़ें, स्पोर्ट्स कल्चर जेएनयू में नहीं है। स्पोर्ट्स, मुझे लगता है कि जेएनयू में स्पोर्ट्स कल्चर विकसित होना चाहिए कि जब देश की टॉप, आप अकादमिक रूप से टॉप पे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के साथ में शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। और शारीरिक स्वास्थ्य होता है तो ही मानसिक स्वास्थ्य होता है, दोनों बहुत आवश्यक हैं, एक दूसरे को पूरक हैं। तो स्पोर्ट्स कल्चर की बहुत कमी है, संसाधन भी बहुत कम है। तो मैं चाहूँगा कि उसमें सुधार हो और उसमें भी टॉप पे आए हम। अब आपकी आवाज़ बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गई, अभी हो जाएगा मेरे हिसाब से। एक वर्ड जो कि डिस्क्राइब करेगा जेएनयू की स्पिरिट को। जेएनयू की स्पिरिट को कह सकते हैं अपन अनेकता में एकता। वो तो ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बोला आपने। पूरे मिनी इंडिया बोल मिनी बोल इंडिया, सकते हैं। हाँ। पूरे देश भर के सभी राज्यों से वहाँ पे हैं राज्य, और जैसा कि विवाद चलते रहते हैं राज्यों में अलग अलग तरह के, भाषा का, कभी कहीं का, किसी का। तो पूरे देश भर से, हर राज्य से वहाँ पे लोग हैं, लेकिन ऐसा कभी कोई विवाद सामने नहीं आया है। और हर हॉस्टल में हर राज्य के, हर समुदाय के, ऐसा कहीं नहीं है कि वहाँ ये नहीं है कि आप बीटेक में हैं या पीएचडी में तो आपको अलग हॉस्टल मिलेगा। पीएचडी 5th ईयर का और बीए फर्स्ट ईयर का लड़का भी साथ रहता है। अच्छा, हाँ, तो वहाँ ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत आप सीनियर हैं और जूनियर हैं। बहुत एक दोस्ती वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत मित्रता वाला, व्यवहार वाला। आप बहुत सीनियर हैं, आप बहुत जूनियर हैं, लेकिन अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपकी बात का सम्मान है। आप क्या कह रहे हैं, आपकी बात को सुनेंगे, अगर आप सही है तो आप माने जाएंगे सही। ऐसा नहीं है कि भाई आप छोटे, आप नहीं बोल सकते। तो वो जो कल्चर है, तो बहुत उसमें ये नहीं है कि सीनियर जूनियर में बहुत अंतर है, सब एक दोस्त की तरह बराबर हैं। ना लड़का लड़की में बहुत ज़्यादा भेदभाव है, आना जाना, बातचीत करना, बैठना। क्यों, एक साधारण सी बात है कि एक वयस्क कोई नागरिक है, कोई छात्र है, तो अपने अधिकारों के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में, अपने हित के बारे में सब जानते हैं, निर्णय करना जानते हैं, सब इतना स्वतंत्र हैं। और उस पर कहीं प्रतिबंध होना, वो चीज़ें गलत होती हैं। तो वो ऐसे कोई प्रतिबंध उस जेएनयू में नहीं है सब। और उसका असर भी है कि वहाँ पे जिस तरह का वातावरण खुला है, जिस तरह का उम्दा लोकतांत्रिक वातावरण है, और किसी विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं है। तो उसकी खासियत है। आपके इस पूरे टेन्योर में कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको सबसे ज़्यादा भावुक कर दिया हो? अभी तक तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा, क्यों, मेरा चुनाव जून में रिजल्ट आया था, मई एंड में, 1 महीना हुआ है चुनाव के में, ऐसा कुछ आया नहीं है। लेकिन हाँ, 2 लड़कों को कोर्स वर्क में फेल कर दिया गया था, उनको इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती थी। तो साइंसेज में क्या होता है कि आप साइंसेज में इंग्लिश बहुत अच्छी से नहीं आ रही है, तो कोर्स वर्क में आपको फेल कर देना, आपको समझ में नहीं आया है। तो पीएचडी में एडमिशन लेना जेएनयू में बड़ी बात होती है। उसमें भी आप पहले 6 महीने में बाहर हो जाएं। अच्छा, पहले 6 महीने में आप बाहर हो जाएं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो बड़ी दुखदायी स्थिति होती है। अब उसमें जब आपसे छात्र जिस तरह से आके बात करता है, वो भावुक करने वाली बात होती है कि भाई एक गरीब परिवार से, एक हिंदी पृष्ठभूमि से छात्र वहाँ पढ़ने गया है, इतने परिश्रम के बाद में उसने वहाँ प्रवेश लिया, इंटरव्यू पास किया, एग्ज़ाम पास की, जेआरएफ निकाला, या एसआर जो अपना आईसीएसआर का होता है वो निकाला, और आपको प्रवेश मिला, आप कोर्स वर्क करने गए, और पहले 6 महीने के एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और आप बाहर हो गए। मतलब सारे सपने चकनाचूर हो गए आपके। तो वो सुनना और फिर उसको किसी भी तरह से समाधान करवाना बड़ा भावुक पल था मेरे लिए। कभी किसी के लिए एक होता ना कि आप आउट ऑफ द बॉक्स मदद करते हो, अलग जाते हो बिल्कुल, तो किसके लिए करा आपने आज, मतलब ये चीज़? देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स तो बहुत ज़्यादा संभव नहीं है वहाँ पे कि भाई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप मदद कर दें। लेकिन ये है कि जैसे अगर नियम के मुताबिक कोई चीज़ें नहीं हो रही हैं, किसी को कहीं कुछ रहने की कोई दिक्कत आ रही है, उसका कोर्स ख़त्म हो गया है, छात्रावास की सुविधा उसको नहीं है, किस तरह से मिलना है, तो उसको नियमित वो चीज़ें नहीं है, लेकिन नियम से बाहर जाके उनको वो सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जितने समय के लिए उनको चाहिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो वो ऐसा काम हम करते हैं। ऐसे तो अनेकों उदाहरण हैं। जीत के बाद में जो पिताश्री और माताश्री हैं, है ना, उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, मम्मी पापा का तो अच्छा ही था रिएक्शन कि जीते हैं, वहाँ पे जीते हैं। हालांकि घर वालों का हमेशा से रहा है कि करियर के प्रति ज़्यादा रहें, जल्दी से नौकरी लगें और चीज़ें आगे बढ़े।
क्यों हमारे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में इस तरह का ही भाई पढ़े लिखे हैं तो सरकारी नौकरी आप लगी है जल्दी से, बड़ी है। बीच में हाँ ठीक है कर लिया, अच्छा है, लेकिन नौकरी कब लगेगा? तो ये चीज़ें हैं। हालांकि जब अखबारों में खबरें आई, मैंने पृष्ठ पे खबर छपी, करौली हिंडोन भास्कर छपी, पत्रिका छपी, राजस्थान में भी इंटरव्यू छपा, तो और आसपास के लोग जो राजनीति में लोग हैं वो घर पे भी पहुंचे बधाई देने, तो उनको लगा तो सही कि कुछ अच्छा किया है, कुछ बड़ा तो किया है, लेकिन ठीक है अच्छा किया, अब कर लिया, 2 महीने हो गए ना, 3 महीने हो गए, अब नौकरी कब लगे? जितने स्टूडेंट्स वैभव जी आज आपको सुन रहे हैं हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और जितने भी एबीवीपी के परिवार के लोग हैं वो सुन रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? छात्रों के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि अभी जिस तरह से छात्रों में जागरूकता है देश के लिए, जिस तरह से अपने विचार संस्कार के प्रति गर्व है, बना रहना चाहिए। अच्छा है, देश बहुत अच्छी दिशा में आगे जा रहा है, देश की शिक्षा भी अच्छी दिशा में आगे जा रही है, छात्र बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल बस यह है कि एक जो छोटी सी प्रवृत्ति मैं देखता हूँ कि राष्ट्र नायक जो हमारे हैं देश के, उनको सीमित कर दिया जाता है कि आप ये किसी वर्ग विशेष के नायक हैं, ये किसी वर्ग विशेष के नायक हैं। वो किसी वर्ग विशेष के नायक कोई भी नहीं है, सभी नायक सम्मिलित रूप से इस देश के नायक हैं। आधुनिक भारत उनके सम्मिलित योगदान की वजह से है, अगर उनमें से कोई एक भी नहीं होता तो आधुनिक भारत की बिल्कुल जो स्थिति आज है, जो परिदृश्य जैसा है वैसा नहीं होता। तो सब पूरे देश के समाज के नायक हैं, तो सबको उसी तरह से देखें, उसी तरह से हम आगे बढ़ें, उनको साथ लेके आगे बढ़ें। तो ये जो बीच बीच में छोटी सोच की वजह से उनको छोटा कर दिया जाता है, उनका फलक बहुत छोटा कर दिया जाता है, वैसी चीज़ें नहीं हो तो समाज बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा, समाज में समरसता भी आगे बढ़ेगी, और देश जब सामाजिक समरसता साथ सब लोग साथ आगे बढ़ेंगे तो देश भी बहुत अच्छी गति से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो यही मेरा एक मैसेज छात्रों के लिए। बाकी एबीपी परिवार की जो विचार दृष्टि है, जो विचार है, जिस विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वो विचार बहुत आवश्यक और बहुत ज़रूरी विचार है इस देश के लिए। आप 1949 से हम लगातार काम कर रहे हैं एबीवीपी, और जितनी भी आपदाएं इस देश में आई, विपदाएं आई, चाहे समाज में किसी भी तरह की समस्या आई, सबसे पहले मोर्चे पे हम खड़े रहे हैं, बिल्कुल। हमारे कार्यकर्ता खड़े रहे हैं। तो इसी विचारधारा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना है, और देश में इतना योगदान दिया है देश को बनाने में, बस देश को और आगे ले जाना है। यही मेरा एबीपी के परिवार को, साथियों को, हम साथ में हैं, साथ में मिलकर काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। 5 साल बाद वैभव जी को कहाँ देख सकते हैं हम? 5 साल बाद अभी नहीं बता सकते। अभी मेरे 2 साल पीएचडी बचा है, 1 साल टेन्योर है मेरा अभी बाकी। कार्यकाल पूरा करेंगे, पीएचडी जमा करेंगे, पीएचडी लिखेंगे, उसके बाद में परिषद अगर कुछ दायित्व आगे जिम्मेदारी देता है जो भी निभाएंगे, नहीं तो फिर जैसा भी 2 साल बाद क्या परिस्थिति होगी नहीं पता है, क्यों मैंने चुनाव लड़ने का भी नहीं सोचा था 2 साल पहले। नियति प्रारब्ध यहाँ तक लाया, अब नियति और प्रारब्ध ही तय करेगा आगे कहाँ जाना है। अभी कोई योजना नहीं है मेरी। एक चीज़ मेरे को जो पूछनी है आखिरी में, ये है कि क्या ये ज़रूरी होता है कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो लीडर है उनको हमेशा चर्चा में रहना आवश्यक है? नहीं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हाँ, ये है कि छात्र राजनीति में अगर हैं, आप छात्र नेता हैं, तो छात्रों के मुद्दे उठाने के लिए, छात्रों की आवाज़ बनने के लिए आप चर्चा में रहते हैं, ये जायज़ है कि भाई आप 500, 1000, 2000, 5000 छात्रों को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, आप आवाज़ हैं, तो आप किसी ना किसी विषय को लेकर डेली चर्चा में तो रहेंगे। लेकिन आप चर्चा में किन विषयों को लेकर हैं ये महत्वपूर्ण होगा, कि भाई आप ज़रूरी मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, कोई निर्माण के मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही आप सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए चर्चा में हैं। अगर आप काम करके कोई निर्माण का काम कर रहे हैं, देश के लिए कोई काम कर रहे हैं, समाज के लिए कोई काम कर रहे हैं, और उस वजह से आप चर्चा में आ रहे हैं पॉजिटिव पहलुओं की वजह से, तो बिल्कुल अच्छी बात है, होना चाहिए, चर्चा में आना चाहिए। क्यों, तभी तो दिशा छात्रों को मिलेगी ना, कोई सीखने को मिलेगा कि भाई प्रेरणा स्रोत कोई बनेगा कि भैया ऐसा काम कर रहे हैं, ये छात्र नेता ऐसा काम किया, इसने इस तरह की चीज़ें चालू की, समाज को जोड़ने की इस तरह की चीज़ें चालू की, इस कैंपस के लिए ये काम करके दिया। अब आप ऐसे बिना बात के माहौल बनाने के लिए रील बना रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य नहीं है। उससे क्या है कि छात्र राजनीति की छवि धूमिल होती है। आप छात्र राजनेताओं की पहचान गलत होती है, बेकार होती है, कि ये इसी तरह के एक काम वाम नहीं करते हैं, बस रील बनाने का काम है। तो वो उस वजह से
गलत एक मैसेज जाता है छात्र राजनीति के प्रति, समाज में भी ऐसा जाता है कि भाई ये छात्र नेता कोई काम नहीं करते हैं इसलिए ये छात्र नेता हैं। तो अगर आप पॉजिटिव पॉइंट्स की वजह से हैं चर्चा में, अगर आप काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं, कोई एक नया आपने नैरेटिव सेट किया, कोई एक विषय आप ऐसा लेके आए कि उस पर सब लोग बात कर रहे हैं, पूरा देश उस पर चर्चा कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है, तो बिल्कुल चर्चा में रहना जरूरी है। और चर्चा में नहीं आएंगे तो कैसे आप दिशा देंगे बिल्कुल। युवा राजनीति को, युवाओं को कैसे आप दिशा देंगे जब तक आप छात्र राजनीति चर्चा में नहीं आएंगे। तो चर्चा में आना जरूरी है, लेकिन सकारात्मक मुद्दों को लेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, पॉडकास्ट पे आने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, मुझे मंच दिया आपने, बहुत अच्छा सेशन रहा, अच्छा लगा, फिर ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एपिसोड आप लोगों को बहुत इंसाइटफुल नॉलेज देगा, बिकॉज आज वैभव सर से जो बात हुई हमारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर में, जेएनयू के ऊपर में, और एबीवीपी परिवार के जितने भी लोग हैं उनको मैं अगेन बहुत बधाई देता हूँ इतनी अमेजिंग विक्ट्री के लिए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच।